नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्ण में। अध्याय 1 गणित का इतिहास हम पढ़ रहे थे। गणित के इतिहास में अभी तक हमने क्या क्या जाना? गणित के इतिहास में सबसे पहले हमने जाना कि गणित के विकास में कैसे विश्व के अलग अलग कोनों के द्वारा अलग अलग योगदान दिया गया, तब एक गणित इस आज आधुनिक गणित में पहुंच पाया है। गणित का महत्व कैसे विज्ञान एवं हमारी संस्कृति, गणित का विज्ञान हमारे आधुनिक विज्ञान एवं तकनीकी के लिए कितना आवश्यक है, वो उसका एक पूरा का पूरा मेरुदंड है। उसके पश्चात हमने गणित के इतिहास में यह देखा कि भारत का योगदान कैसे कैसे रहा है, कैसे कैसे हमारे योगदान की वजह से गणित और विकसित होता चला गया हो, चाहे वो अंक गणित हो, हमारा शून्य का आविष्कार हो, हमारी दशमलव पद्धति हो, हमारा अंक गणित हो जिसमें हम शून्य से लेकर 9 तक यानी 1 से लेकर 0 तक हमने कैसे विश्व को गणित में अंक पद्धति प्रदान करी, उसका स्थानीय मान हमने कैसे उसे प्रदान किया। उसके पश्चात हमने बीज गणित देखा। बीज गणित में कैसे हमने इतिहास को बीज गणित सिखाया, बीज गणित के लिए कैसे कैसे योगदान हमने दिया। रेखा गणित के विषय में हमने जाना, बौधायन प्रमेय जाना कि कैसे हम जिसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, बौधायन प्रमेय हमने जो पाइथागोरस जी थे उनके जन्म से कई सैकड़ों वर्ष पहले ही हमने प्रमेय वो दे चुका था, इसलिए उसे पाइथागोरस प्रमेय ना कह के बौधायन प्रमेय कहना चाहिए। फिर हमने कल पाई के जो विकास में या पाई का जो भारतीय इतिहास है उसके बारे में कल हमने जाना कि कैसे आर्यभट्ट जी ने पाई का मान दिया था 3.146। उसी प्रकार से भास्कराचार्य जी ने कैसे पाई का मान बताया 22/7। उसके पश्चात हमने देखा स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी ने कैसे पाई का 32 अंकों तक यानी पाई बराबर 0.14192635384926463 जिसे हम कहने में भी हमें तकलीफ हो रही है, उतने स्थानों तक उन्होंने दशमलव के बाद उतने स्थानों तक भागफल निकाला 22/7 या पाई का, जिसे हम आज भी थोड़ा सा तकलीफ बोलने में ही तकलीफ हो गया। उस प्रकार से हमने देखा श्रीनिवास रामानुजन जी जिन्होंने पाई के लिए कई सूत्रों का निर्माण किया। उनकी जो थीसिस है वो यूरोप में छपी। उनकी पहले थीसिस में उन्होंने पाई के बारे में बात किया और पाई का जो मॉड्यूलर इन्वेक्शन और इन्फ्रो एक्सिमिनेशन टू पाई इन्होंने कहा था, जिसका मतलब था प्रतिरूपक समीकरण और पाई के सन्निहित मान। उन्होंने ये थीसिस दिया था जो छपी थी यूरोप में, और उसमें भी उन्होंने पाई के कई सूत्रों की खोज की थी। अब हम आज आगे पढ़ेंगे त्रिकोणमिति, भारतीय इतिहास में त्रिकोणमिति का स्थान। तो त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं एवं कोणों के संबंध में अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के संबंध का अध्ययन किया जाता है। प्राचीन भारतीय गणितज्ञों में
आर्यभट्ट जी, वराहमिहिर, वराहमिहिर, ये हमारे गणितज्ञों के नाम है। आर्यभट्ट, वराहमिहिर तथा ब्रह्मगुप्त आदि का त्रिकोणमिति इतिहास में योगदान है। महत्वपूर्ण योगदान है। त्रिकोणमिति की संकल्पनाओं, सूत्रों तथा सारणियों का वर्णन सूर्य सिद्धांत और जो वराहमिहिर के पंच सिद्धांत तथा ब्रह्मगुप्त के ब्रह्म स्फुटक सिद्धांत में मिलता है। त्रिकोणमिति की संकल्पनाओं, सूत्रों तथा सारणियों का वर्णन हमें कहां कहां मिलता है? सबसे पहले सूर्य सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत जो है 400 ईस्वी, उसके बाद से है वराहमिहिर के पंच सिद्धांत तथा ब्रह्मगुप्त के ब्रह्म स्फुटक सिद्धांत 630 ईस्वी में मिलता है। डॉक्टर ब्रजमोहन द्वारा लिखित गणित के इतिहास में भी उल्लेख है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि त्रिकोणमिति फलनों में से 3 की स्पष्ट रूप से परिभाषा सबसे पहले हिंदुओं ने ही दी थी। तो डॉक्टर ब्रजमोहन जी के द्वारा डॉक्टर ब्रजमोहन के अनुसार
इसमें संदेह नहीं है कि त्रिकोणमिति फलनों में से 3 की स्पष्ट रूप से परिभाषा सबसे पहले हिंदुओं ने ही दी थी। सबसे पहले जया का प्रयोग आर्यभट्ट ने लगभग 510 ईस्वी में किया था। आर्यभट्ट ने जया और उत्कर्म जया उज्जया की सारणी भी दी थी। सारणी भी दी है। तो भारत से जया अरब गया, जहां वो जीबा के नाम से जाना गया। बाद में जीबा जैब में बदल गया। जैब में बदल गया। जैब का अरबी में अर्थ था वक्ष। लगभग 1150 में लैटिन में अनुवाद किया गया, जहां जैब के 1150 ईस्वी में अनुवाद के बाद जैब क्या बना? साइनस। साइनस बना। ब्रह्मगुप्त जी ने जो क्रम जया साइनस है ना, साइन थीटा। ब्रह्मगुप्त ने जया के अर्थ में ही क्रम जया का प्रयोग किया है। इसको आप देख सकते हैं
कि क्रम जया उत्क्रम जया से इसका अंतर स्पष्ट दिखाई पड़ता है। अरबी में यही शब्द करज के रूप में प्रचलित हुआ। अरब में क्या हुआ? करज के नाम से प्रचलित हुआ। और बाद में ये क्या बना? कोसाइन। कोसाइन, जिसका हम आज देखेंगे। मतलब ये हो गया आपका साइन थीटा और ये हो गया कोसाइन थीटा। मतलब इसका इस्तेमाल हमने बहुत पहले ही कर चुका था। तो ये जो शब्द है भारत से ही गया, भारत से जया गया, जो वहां जाके जीबा बना, जीबा से वो जैब हो गया, जैब से जब उसका अनुवाद निकाला गया तो उसका नाम साइनस रख दिया गया। तो साइनस यानी साइन। इसी प्रकार से जब ब्रह्मगुप्त जी ने जया का अर्थ में ही क्रम जया का प्रयोग किया था, जो उत्कर्म जया के थोड़ा अंतर स्पष्ट दिखाई देता है, तो अरबी ने यही शब्द को करज के नाम से देख लिया। करज ठीक से बोलने जाते तो क्रम जया को करज बोल दिया। करज जो है फिर यूरोपियन में जब इसका भी उल्लेख किया गया, इसका नाम निकाला गया, तो इसको कोसाइन कर दिया गया। साइन कोसाइन, और साइन और कोसाइन थीटा वहीं पर बन गए। ठीक है, यहां पर हमारा यह अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। अब हम इसका प्रश्नावली करेंगे। प्रश्नावली 1.1। इसके पहला प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। अ ब एवं सही उत्तर। पहला है भारती कृष्ण तीर्थ, यहां दिया हुआ है ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। दूसरा दिया है यहां पर वराह मिहिर, इसमें दिया हुआ है सिद्धांत शिरोमणि। तीसरा दिया गया है ब्रह्मगुप्त यहां दिया हुआ है आर्य भट्टीय। चौथा दिया हुआ है भास्कराचार्य। यहां दिया हुआ है पंच सिद्धांत। पांचवा दिया हुआ है आर्यभट्ट। यहां दिया हुआ है वैदिक गणित। अब इसका सही उत्तर लिखेंगे हम।
देखिए, भारती कृष्ण तीर्थ जो हैं वो वैदिक गणित बनाए थे, हमने कल के क्लास में पढ़ा। वराह मिहिर जी थे पंच सिद्धांत। उसके बाद था नंबर तीसरा ब्रह्मगुप्त जी, जो थे ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। चौथा था भास्कराचार्य जी, जो है सिद्धांत शिरोमणि। और पांचवा है आर्यभट्ट, तो उनका आर्यभट्ट ही आएगा। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका पहला प्रश्न है, आकाश तथा शून्य के लिए खालिस्तान शब्द का प्रयोग होता था। दूसरा प्रश्न है, तलक्षणा शब्द संख्या हेतु होता था। तीसरा है,
माफ कीजिएगा, वर्णांक पद्धति का प्रयोग खालिस्तान गणितज्ञ ने अपने खालिस्तान ग्रंथ में किया है। चौथा प्रश्न है, खालिस्तान को ही अव्यक्त गणित कहा जाता था। वैदिक गणित में खालिस्तान सूत्र हैं। तुम इसका उत्तर लिखेंगे बारी बारी से। आकाश और शून्य में खम शब्द का प्रयोग होता था। तलक्षणा 10 की घात माफ कीजिएगा 53 संख्या हेतु होता था। वर्णांक पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम भास्कराचार्य, जिन्हें गणितज्ञ ने अपने ग्रंथ लीलावती में किया था। बीज गणित को ही हम अव्यक्त गणित कहते हैं तथा वैदिक गणित में 16 सूत्र होते हैं। तो इस प्रकार से हमने प्रश्नवाली 1.1 का हमने 2 प्रश्न तक बना लिया है। हमारी क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।